गांव से, जहां पर वैशाली नाम की एक 5 साल की बच्ची अपने पिता गोपाल और मां गीता के साथ रहती थी। वैशाली के पिता गोपाल लकड़ी के दरवाजे बनाने का काम करते थे। दोस्तों, वैशाली की उम्र अभी 5 साल थी, लेकिन उसकी सोच और समझ देखकर सभी लोग हैरान थे, क्योंकि वह छोटे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं रहती थी, क्योंकि उसके विचार छोटे बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जब भी वह कोई बात बोलती थी तो मानो कि वह कोई रहस्य से जुड़ी हो। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था, जो हर समय एक रहस्य को दर्शाता था, और इसी वजह से गोपाल और गीता हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन वह सोचते थे कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, इसीलिए वह सभी बच्चों से बिल्कुल अलग है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी अपने पिछले जीवन की कुछ सटीक बातों की वजह से हर समय परेशान रहती थी। दोस्तों, एक दिन वैशाली अपने माता पिता के साथ रात को भोजन करती है, और भोजन करने के बाद में वह अपनी मां गीता के साथ सो जाती है। तभी गीता अपनी बेटी वैशाली को कुछ पुरानी कहानी सुना रही थी। वैशाली को पुराने किस्से और कहानियां सुनकर बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी अचानक से वैशाली अपनी मां से कुछ ऐसी बातें बोलता है जिसे सुनकर गीता और गोपाल हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, वैशाली अपनी मां गीता से कहती है, मां, आपको पता है, मैं स्वर्ग देखा है और मैं मरने के बाद यमराज को भी देखा था। मां, आपको पता है, अपने पिछले जन्म में एक बार मुझे बहुत डांटा था, जिसकी वजह से मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। दोस्तों, तभी वैशाली अपने पिता गोपाल से कहती है, पिताजी, आपको पता है, अपने पिछले जन्म में एक बार मेरी मदद की थी। दोस्तों, जैसे ही गीता और गोपाल ने अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वह हैरान थे। गोपाल ने वैशाली से कहा कि बेटा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद वैशाली चुप हो गई और वह सो गई। तभी गीता अपने पति गोपाल से कहती है, अजी, सुनते हो, ये हमारी बेटी कैसी बातें कर रही है। दोस्तों, तभी गोपाल कहता है, अरे ज्यादा चिंता मत करो, लगता है इसने कोई टीवी में ड्रामा देख लिया होगा और उसी की वजह से यह ऐसी बातें कर रही है। दोस्तों, उसके बाद में गीता और गोपाल भी सो जाते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही सुबह होती है तो दोस्तों, सुबह होते ही वैशाली चुपचाप अपने घर में बैठे रहती है। प्यारे दोस्तों, तभी गीता वैशाली के पास आती है और वैशाली के सिर पर हाथ रखकर गीता वैशाली से कहती है कि बेटा, क्या हुआ, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठी हुई हो। दोस्तों, तभी वैशाली गीता से कहती है, मां, आपको पता है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, इस बात को सुनकर गीत बहुत हैरान हो जाती है और तभी वैशाली फिर से बोलती है, मां, आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जानती हो। दोस्तों, वैशाली की बात सुनकर गीता हाँ भरते हुए वैशाली से कहती है, क्यों बेटा, क्या हुआ। दोस्तों, तभी वैशाली रहती है कि मां, उनका भी पुनर्जन्म हुआ है और मुझे पता है कि वह पिछले जन्म में कौन थे और उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो उन्हें अपने इस जीवन में जरूर करना होगा। दोस्तों, उसके बाद गीत सुनकर हैरान हो जाती है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम होते ही वैशाली अपने माता पिता के साथ भोजन करती है और उसके बाद एक चारपाई पर जाकर चुपचाप सो जाती है। दोस्तों, रात को उसे गांव में बहुत तेज बारिश आ रही होती है और तभी वैशाली को एक सपना आता है जिसमें एक रथ उसके घर के पास आता है और उसमें एक मुनि बैठे हुए होते हैं जिनकी शक्ल हूबहू मोदी जी की जैसी थी। और तभी वैशाली उन्हें देखकर घर से बाहर जाती है और उसे मुनि के पास जाकर वैशाली कहती है कि आपने अपने पिछले जीवन में जो कार्य अधूरा छोड़ा है उसे पूरा करना होगा। दोस्तों, इतना कहते ही वैशाली की आंखें अचानक से खुल जाती है और वह बहुत डर जाती है। तभी गोपाल वैशाली से कहता है कि बेटा, क्या हुआ, तुम इतनी क्यों डर रही हो। दोस्तों, तभी वैशाली अपने पिता को और अपनी मां गीता को सारी बात बताती है और तभी गोपाल बहुत परेशान हो जाता है और अपने मन ही मन सोचता है कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही सुबह होती है तो गोपाल अपनी पत्नी गीता से कहता है, सुनो, मुझे लगता है कि हमारी बेटी को कोई ना कोई मानसिक परेशानी है, हमें एक बार इसे कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, तभी गोपाल अपनी बेटी वैशाली को पास ही के एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और तभी गोपाल डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब बातें करती है,
कहती है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है और पुनर्जन्म वाले कई सारी बातें करती है। दोस्तों, उसके बाद डॉक्टर साहब वैशाली के मस्तिष्क की और उसके शरीर की ठीक तरह से जांच करते हैं। ठीक तरह से जांच करने के बाद कुछ समय बाद रिपोर्ट आ जाती और तभी डॉक्टर साहब गोपाल से कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आप अपनी बेटी की बातों को काल्पनिक मत समझो, क्योंकि कई बार इंसान के मरने के बाद आत्मा अपनी कुछ पुरानी बातों को लेकर लौट आती है। दोस्तों, उसके बाद गोपाल अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके बाद गोपाल घूमने के लिए अपने गांव में चल जाता है और गांव में एक दुकान पर जाकर बैठ जाता है। वहां जाकर देखा है कि कुछ गांव वाले कुछ अनसुनी रहस्य वाली बातें कर रहे थे। तभी गोपाल उन सभी को अपनी बेटी के बारे में बताता है। अब गोपाल की बातों को सुनकर सभी लोग थोड़ा हैरान थे और सोच भी रहे थे कि शायद यह कोई काल्पनिक बातें हैं, शायद कोई सपने की वजह से हो रहा होगा। दोस्तों, तभी उसे रात फिर से वैशाली को सपना आता है और वैशाली अपने पिता से कहती है कि पिताजी, यह मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मेरे पुनर्जन्म का उद्देश्य है कि मोदी जी के उद्देश्य को पूरा करना। उन्होंने जो कार्य अधूरा छोड़ा है, मुझे उसे कार्य को पूरा कराना होगा। दोस्तों, तभी गोपाल कहता है कि बेटी, हमें भी तो बताओ, आखिर कौन सा ऐसा कार्य है जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। दोस्तों, तभी वैशाली अपने पिता से कहती है कि पिताजी, जो आज हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वह पिछले जीवन में एक बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने आने वाली युग के लिए और खासकर कलयुग के लिए एक यज्ञ किया था, जिसमें मनुष्य की भलाई और आने वाले तत्काल कई सारी समस्याओं के बचाव के लिए किया गया था। वह यज्ञ पूरे 21 दोनों का यज्ञ था, लेकिन उसे यज्ञ को करते समय उन्होंने एक ऐसा महामंत्र था जिसका उच्चारण नहीं किया, जिसकी वजह से उनका यज्ञ अधूरा रह गया और उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली थी। मैं उनकी उसे समय सेविका थी। मैं हर समय उनकी सेवा करती रहती थी, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद हमारी आत्मा फिर से उन पुरानी यादों को और उसे अधूरे कार्य को लेकर आई है और अब मुझे उसे अधूरी कार्य को पूरा करवाना है। दोस्तों, गोपाल अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। दोस्तों, उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह होते ही वैशाली सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है और सभी गांव वालों को इकट्ठा करने के बाद अपने पुनर्जन्म के बारे में बताती है। सभी गांव वाले वैशाली की इन बातों को सुनकर हंस रहे थे और वैशाली से कह रहे थे कि बेटा, तुम्हारी कहानी हमें बहुत अच्छी लगी, ऐसी कहानी कहां से लेकर आती हो। दोस्तों, तभी वैशाली रहती है कि आप मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे, मैं सत्य बोल रही हूं। दोस्तों, तभी अचानक वैशाली सभी गांव वालों से कहती है कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूं। तभी वैशाली रहती है कि इस गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है, जिसमें कोई नहीं जाता, सबको जाने में डर लगता है, उसे हवेली में एक पुराना कक्ष है और उसे कक्षा में बीचों बीच मिट्टी के अंदर एक मिट्टी का घड़ा है और उसे घड़े में कुछ पुरानी वस्तुएं और कुछ सोने के आभूषण है। अगर विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो। दोस्तों, जैसे ही गांव वालों ने इसकी बातों को सुना तो कुछ गांव वाले जाकर उसे हवेली में खुदाई शुरू कर देते हैं और पूरे 1 घंटा खुदाई होने के बाद गांव वालों को वास्तव में उसे मिट्टी के अंदर एक मिट्टी का घड़ा मिलता है। उसे घड़े में कई सारी पुरानी चीज थी और साथ ही सोने के आभूषण भी। वह सोने के आभूषण इस तरह चमक रहे थे कि जैसे पिछले युग की कुछ बातों को बोल रहे हो। सभी गांव वाले देखकर अब हैरान हो चुके थे और सभी गांव वालों को विश्वास भी हो चुका था। दोस्तों, अब यह बात सभी टीवी समाचार, सभी अखबारों में फैल चुकी थी। बहुत सारे पत्रकार और अभिनेता वैशाली से मिलने के लिए गांव आ रहे थे। जो भी पत्रकार वैशाली के पास आता तो वैशाली उन्हें पुरानी बातों को सभी लोगों से कहती थी। दोस्तों, धीरे धीरे यह चर्चा बहुत अधिक बढ़ चुकी थी। कुछ लोग इस काल्पनिक समझ रहे थे तो कुछ लोग इस सत्य घट। दोस्तों, उसके बाद एक दिन एक डाकिया गोपाल के घर आता है और गोपाल को एक चिट्ठी देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी को दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है। दोस्तों,
जैसे ही गोपाल ने अपने हाथ में उसे चिट्ठी को ली और उसे पढ़ा तो गोपाल देखकर हैरान रह गया। वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने उसकी बेटी वैशाली को अपनी आवास पर बुलाया था। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वैशाली को प्रधानमंत्री के बुलावे पर दिल्ली ले जाया जाता है। दोस्तों, वैशाली के गांव से दिल्ली का रास्ता बहुत दूर था। उन्हें जाने में बहुत समय लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे समझो वैशाली की सांस थम रही थी। वैशाली की नजरें केवल सामने टिकी हुई थी, जैसे कि मानो आगे जो होने वाला हो उसे बिल्कुल याद हो और पता हो। दोस्तों, अब जैसे ही वैशाली प्रधानमंत्री की आवास पर पहुंचती है तो उसे वहां ले जाया जाता है। वहां जाकर वैशाली कुर्सी पर बैठ जाती है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जी भी वहां आकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, तभी धीरे से प्रधानमंत्री जी वैशाली से कहते हैं, बेटा बोलो, तुम्हें क्या कहना है। प्यारे दोस्तों, तभी वैशाली प्रधानमंत्री जी से कहती है कि मैं यहां आपसे कुछ खाने नहीं आई, बल्कि आपको याद दिलाने आई हूं कि आपने जो अपने पुनर्जन्म में काम अधूरा छोड़ा था उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, तभी प्रधानमंत्री कहते हैं, कौन सा काम और तुम यह क्या कह रही हो। दोस्तों, तभी वैशाली उन्हें अब उनके पुनर्जन्म की सारी बातें बताती है और कहती है कि आप पुनर्जन्म में एक महर्षि हुआ करते थे और अपने भविष्य में आने वाली कुछ आपदाओं को रोकने के लिए एक महायज्ञ किया था, और उसे महायज्ञ को करते समय आपसे एक मंत्र अधूरा रह गया था और जिसकी वजह से वह यज्ञ आज भी अधूरा है। लेकिन उसे यज्ञ को पूरा करने के लिए फिर से हमारी आत्माएं यहां लौट आई है। मैं पिछले जीवन में आपकी दासी थी और आपकी सेवा करती थी। आपकी समाधि के बाद मैं आपकी समाधि पर ही अपने प्राण तोड़ दिए थे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद प्रधानमंत्री जी वैशाली को वहां से अपने एक गुप्त कक्षा में लेकर जाते हैं और गुप्त कक्षा में ले जाने के बाद वैशाली को एक तस्वीर दिखाते हैं। जी, तस्वीर में एक संत खड़े थे, लेकिन उसे संत का चेहरा बिल्कुल मोदी जी से मिल रहा था। तभी मोदी जी वैशाली से कहते हैं कि यह तस्वीर आज से 15 साल पहले मैंने बनवाई थी और उन्होंने भी मुझे इसी बात को कहा था कि यह आपकी पिछले जीवन की कुछ यादों को ताजा कर रही है, लेकिन मैं उसे समय इस बात को पूरी तह तक समझ नहीं पाया। दोस्तों, तभी वैशाली धीरे धीरे उन्हें उनके पुनर्जन्म की बातों को याद दिला रही थी और तभी वैशाली उनसे कहती है कि मैं आपको एक मंत्र बताती हूं जिसे आपने अपने पिछले जीवन में अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह यज्ञ अधूरा रह गया था। दोस्तों, मंत्र बताने से पहले वैशाली सामने रखी एक टेबल की तरफ देखती है जहां पर कोई भी वस्तु नहीं थी। लेकिन जैसे ही वैशाली उसकी तरफ देखती है तो वहां अचानक से एक दीपक आ जाता है और वह अचानक से जलने लगता है। और तभी वैशाली प्रधानमंत्री जी से कहती है कि अब आप उसे मंत्र का उच्चारण करो। जी, मंत्र को अपने पिछले जीवन में अधूरा छोड़ दिया था। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर मंत्र को बोलना शुरू किया तो वह उसे मंत्र को इस तरह बोल रहे थे कि जैसे उन्हें वह मंत्र बिल्कुल सटीक याद हो। दोस्तों, जैसे ही मंत्र पूरा हुआ तो मोदी जी पूरी तरह हैरान हो गए। वह भी सोच रहे थे कि इस मंत्र को आज तक मैंने कभी याद नहीं किया और ना ही मैंने कभी बोला था, लेकिन इस मंत्र को मैंने इस तरह बोला है कि जैसे मुझे बिल्कुल सटीक याद हो। दोस्तों, तभी मोदी जी उसे मंत्र को बोलने के बाद उसे गुप्त कक्षा में उसे दीपक के सामने एक प्राण देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने मरते दम तक भविष्य में आने वाली आपदाओं की, भविष्य में आने वाले रोगों से और इस देश पर आने वाली हर विपदा से इस देश को बचाऊंगा। दोस्तों, उसके बाद वह छोटी बच्ची वैशाली प्रधानमंत्री मोदी जी से कहती है कि आज मेरा कार्य पूरा हुआ। मेरा पुनर्जन्म इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ था और आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। दोस्तों, उसके बाद वैशाली और मोदी जी दोनों मिलकर कैलाश पर्वत की पहाड़ियों में जाते हैं और वहां जाकर उसे गुफा को ढूंढते हैं जहां पर उन्होंने अपने पुनर्जन्म में समाधि ली थी। उसे गुफा में जाकर वहां एक दीपक जलते हैं और वह दीपक एक अखंड दीपक था जो कभी हवाओं से नहीं बुझेगा और वह दीपक हमेशा इस देश की आने वाली आपदाओं से रक्षा करेगा। दोस्तों, उसके बाद वैशाली अपने घर चली जाती है और अब फिर से गांव जाने के बाद वैशाली इन सभी बातों को भूल जाती है। तभी गोपाल अपनी बेटी वैशाली से कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें अपनी पिछले जीवन की बातें याद है?